नमस्कार, मैं रोहित झा। ईडी का बंगाल में आईपैक के ठिकानों पर छापा और ममता बनर्जी का इस छापे के बीच में आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पहुंचकर अपने पार्टी से जुड़ी गोपनीय दस्तावेज अपनी गाड़ी में रखवा लेने का पूरा प्रकरण अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ममता बनर्जी ने एक तरफ जहां इस छापे को बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इसे कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि करीब 20 करोड़ रुपए के हवाला फंड्स आईपैक के पास पहुंचे थे। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता पर कई आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। ममता बनर्जी भी ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 9 जनवरी को चल रही थी। तभी सुनवाई के दौरान हंगामे की वजह से सुनवाई को टाल दिया गया। जस्टिस सुव्रा घोष की बार बार चेतावनी के बावजूद कोर्ट रूम में व्यवस्था बहाल नहीं हुई। कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने मामले से जुड़े वकीलों को 5 मिनट के अंदर बाहर जाने को कहा। ऐसा न करने पर उन्होंने कहा कि वह खुद बाहर चली जाएंगी। हालांकि वकीलों के बीच भ्रम फैल गया और वे इस बात पर बहस और धक्का मुक्की करने लगे कि कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। चेतावनी के बावजूद भीड़ से गुस्सा होकर जज कोर्ट रूम से बाहर चली गई और मामले को 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ईडी की बेचैनी इस मामले को लेकर इसी से समझिए कि मामले को स्थगित किए जाने से नाखुश होकर ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल से संपर्क किया और जल्द सुनवाई की मांग की। यह मुद्दा सबसे पहले चीफ जस्टिस के ऑफिस के सामने मौखिक रूप से उठाया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईडी ने अनुरोध किया है कि अगर मामले की सुनवाई जस्टिस घोष के कोर्टरूम में नहीं हो सकती तो इसे किसी दूसरे जज को सौंप दिया जाए। ईडी ने एक बेंच बनाकर जल्द सुनवाई के लिए लिखित याचिका भी दायर की है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी बीते शनिवार रात पुरुलिया से लौट रहे थे। तभी पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर कुछ लोगों ने हाथ में टीएमसी का झंडा लेकर पुलिस की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला कर दिया। बताइए, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष पर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। इस पर ममता की चुप्पी किसी मौन समर्थन जैसा है, जिसका जवाब कायदे से उन्हें देना चाहिए। इस बात पर बिल्कुल सवाल उठने चाहिए कि ममता बनर्जी ने आखिर किस अधिकार के तहत जांच एजेंसियों के काम में रुकावट डाला था और कोलकाता पुलिस को अपनी जागीर समझ लेने की आखिर ये कौन सी मानसिकता है। मगर क्या इस सच से भी मुंह मोड़ा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों और विपक्ष को कमजोर करने के लिए बेलगाम तरीके से किया जाता रहा है पिछले 1 दशक में। एक डेटा कहता है कि यूपीए के काल में सीबीआई का इस्तेमाल 60% तक विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जाता था, तो मौजूदा काल में यह बढ़कर 95% तक पहुंच गया है। बताइए, कमाल की बात है। साल 2014 में पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि उस वक्त टीएमसी के मुख्य नेता शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और फिरहाद हाकिम जैसे कई अन्य नेता कैमरे पर लाखों की रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। इसे नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के तुरंत बाद मई 2021 में सीबीआई ने इस केस में 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें ममता बनर्जी की कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हाकिम और पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी भी शामिल थे। इस मामले ने तब देश की राजनीति में खूब चर्चाएं बटोरी थी, लेकिन आज इस मामले के मुख्य आरोपी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता और बंगाल बीजेपी के बड़े नेता बन बैठे हैं। इस केस का क्या हुआ अब किसी को नहीं पता। कमाल की बात है। एक डेटा कहता है कि ईडी ने मनमोहन सरकार के काल में 112 छापे मारे थे, जो मौजूदा काल में छापों की संख्या बढ़कर 3000 से ज्यादा हो गई है। 2014 से लेकर अब तक ईडी ने
कांग्रेस पार्टी से जुड़े 24 नेताओं के यहाँ रेड डाली है। टीएमसी के 19, एनसीपी 11, शिवसेना के 8, डीएमके 6, बीजेडी 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, सपा 5, टीडीपी 5, इनेलो 3, वाईएसआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2 और एआईडीएमके 1, एमएनएस 1 और एसबीएसपी 1 से जुड़े नेताओं पर जांच एजेंसियों ने दस्तक दी है। एक दूसरा डेटा कहता है कि ईडी ने सिर्फ विपक्षी नेताओं पे 98% छापे मारे। ये भयावह है। 2% छापे किस पार्टी से जुड़े नेताओं पे मारे गए, पहले आप ये खंगालिए, फिर ये देखिए कि उन मामलों का क्या हुआ। आप तब तक ये करें, उससे पहले आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि बंगाल में बीजेपी के अलावा आरएसएस चौतरफा सक्रिय है। 6 फरवरी 2025 को मोहन भागवत 10 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की और संगठन के भविष्य के रोड मैप पर बातचीत की थी। उसी साल करीब 10 महीने बाद 18 दिसंबर को भागवत 4 दिन के लिए फिर बंगाल पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए हिंदुओं से एकजुट होने को कहा। कुछ आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ता बताते हैं कि उन्हें पिछले साल ही एक साल का टारगेट दे दिया गया था। इसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे। ये टारगेट था कि मार्च 2026 तक आरएसएस को हिंदुओं के हर घर में दस्तक देनी है। बंगाल में दलित आदिवासियों की संख्या करीब 30% तक है और ये चुनाव में काफ़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में आरएसएस कार्यकर्ता हर दलित आदिवासी के घर घर जाकर कैंपेन कर रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आबार जीत बे बांग्ला के तहत पूरे बंगाल के रोड शो और जनसंपर्क पर निकल चुके हैं। मगर हर चुनाव सिर्फ ज़मीन पे नहीं लड़े जाते, कुछ फाइलों में, कुछ अदालतों में और कुछ मीडिया के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। हम बहुत जल्द बंगाल में ग्राउंड जीरो पर होंगे। जिस तरह से हम बिहार की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचा रहे थे, बंगाल से भी ऐसे ही रिपोर्ट्स जल्द आप तक लेकर पहुंचेंगे। रिपोर्टिंग से जुड़ा कोई भी सुझाव, मदद या अपील करनी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए मेल पर संपर्क कर सकते हैं। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।